Today we will discuss the rest of the chapter. Why do we need the parliament? Today's topic is to control, guide and inform the government. इसमें ये है कि जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन आर होता है। और इस क्वेश्चन आर में एक इम्पोर्टेंट क्या किया मैकेनिज़्म की व्यवस्था की जाती है, यानी कि प्रश्नकाल का जो टाइम होता है, आवर होता है, वो एक क्या है, इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म है। और इसके थ्रू ही जो पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट के जो उनके द्वारा काम किए जाते हैं उसके बारे में क्या करती है, इन्फॉर्मेशन हासिल करती है। और इसके थ्रू ही वो पार्लियामेंट की जो एग्जीक्यूटिव को है उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है, उसको नियंत्रित करती है। और क्वेश्चंस के थ्रू ही वो सरकार को जितनी भी गवर्नमेंट की उसमें जो कमियां होती हैं उसको क्या करती है, उनके प्रति जो है उसको आगाह करती है कि उसको कैसे किया जाना चाहिए। और इस तरह से गवर्नमेंट को जनता के यानी कि लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो सांसदों के जरिए यानी कि पार्लियामेंट में जो एमपीज़ होते हैं उनके जरिए क्या होता है, जनता की राय जानने का क्या होता है कि उनको मौका मिलता है। और गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछना किसी भी पार्लियामेंट की क्या होती है, एक इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और लोकतंत्र के उसमें स्वस्थ संचालन में विपक्षी जो ऑपोजिशन के जो लोग होते हैं उसमें एक अहम भूमिका अदा करते हैं, यानी कि अहम रोल होता है उनका, ऑपोजिशन वालों का। उसमें वे गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं या जितने भी उनके द्वारा जो कार्यक्रम है, जो भी प्रोग्राम्स हैं, उनको क्या कहते हैं, उनके जो कमियां होती हैं उसको क्या करते हैं, सामने लेकर आते हैं। और उनकी पॉलिसीज़ के लिए जो सपोर्ट होती है, लोगों की जो सपोर्ट होती है, पॉपुलर सपोर्ट होती है, उसको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जुटाते हैं। और सांसद में पूछे गई द फॉलोइंग इन एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन एंड आस्क द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट जो में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें कई प्रकार के क्वेश्चंस हो जाते हैं, जैसे कि लोकसभा में अंतरकालीन प्रश्न, जैसे ये दिया गया क्वेश्चंस की संख्या दी गई है 2007 में, और दिन था 30 नवंबर 2007। इसके आंसर के लिए यानी कि विद्यालयों में जंक फूड, इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स वगैरह में जंक फूड, अनस्ट्रेस्ड क्वेश्चन ऑन नंबर 2007 आंसर्ड ऑन 30 नवंबर 2007, जंक फूड इन स्कूल्स। यानी कि 2007 श्री सालरापट्टी कुप्पुसामी खारवेंतन, क्या महिला और बाल विकास जो डेवलपमेंट मंत्री थे, इनके लिए मिनिस्टर थे, ये बताने, इसमें ये पूछा गया कि ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या नेतृत्व कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि NCPR ने जितने भी राज्य स्टेट की जो गवर्नमेंट से स्कूल में जंक फूड पर प्रतिबंध लगाने तथा उस पर पोषण मानक विकसित करने को भी कहा है। और इसके अलावा इसका सेकंड देखिए, ये इसमें यदि हाँ तो डिटेल क्या करनी, इसमें डिटेल दीजिए, वो क्या डिटेल है। और क्या वेदर द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ द अबव स्टैंडर्ड्स बाय द स्टेट्स एंड तो क्या केंद्र सरकार ने राज्यों द्वारा जो ऊपर मानक दिए गए थे उसका अनुपालन सुनिश्चित किया है। यदि किया है तो उससे संबंधित जो डिटेल है वो उसमें भी मेंशन, उसकी डिटेल क्या है उसके बारे में ये पूछा गया है, ये क्वेश्चंस पूछे गए। और इसके अलावा द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और बाल विकास मंत्रालय की जो राज्य मंत्री थी यानी कि स्टेट मिनिस्टर थी, उनके द्वारा ये आंसर दिया गया। फर्स्ट में देखिए और सेकंड में नो। अ लेटर was issued to the state by the National Commission the Protection of Child Rights NCPCR to consider providing guidelines to schools to create a school nutrients policy। और थर्ड में देखिए एंड साथ में डी का आंसर दिया गया है डज नॉट अराइज, यानी कि लास्ट का आंसर यह है कि इसमें ये क्वेश्चन ही नहीं उठता, ये प्रश्न ही नहीं उठता।
और द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक एंड is kept on its toes by the question asked by the MPs। पार्लियामेंट के जितने भी क्वेश्चंस है उस गवर्नमेंट को भी ये महत्वपूर्ण फीडबैक इसमें जो है फीडबैक मिलता है, और इसके चलते जो गवर्नमेंट है वो क्या कहती है रहती है इसमें चुस्त रहती है। और इसके अलावा जितने भी वित्त से संबंधित यानी कि जितने भी मैटर्स हैं, फाइनेंस से संबंधित जितने भी मैटर होते हैं, उस सभी मामलों में क्या है पार्लियामेंट की जो मंजूरी यानी कि अप्रूवल जो है वो सरकार के लिए क्या है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और ये इन तरीक़ों में इसमें क्या है ये इन तरीक़ों में से एक है, यानी कि सेवरल वेज इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स, जिसके थ्रू है जो पार्लियामेंट जो है वो सरकार को क्या करती है नियंत्रित करती है, और उसका क्या करती है साथ के साथ गाइड करती है, और गवर्नमेंट को क्या करती है सूचित भी करती है। और जनप्रतिनिधि जहाँ एमपीज एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल है, जितने भी एमपीज जहाँ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पार्लियामेंट को क्या करती है ये कंट्रोल करती है, और साथ के साथ इसी को क्या करती है निर्देशित और करती है, और इसमें गाइड भी करती है। करने से क्या होता है इसमें पार्लियामेंट की एक अहम जो है मेन इम्पोर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट जो है अहम भूमिका होती है। और ये भारतीय लोकतंत्र यानी कि इंडियन डेमोक्रेसी का एक मुख्य फंक्शन होता है, इसमें इसके द्वारा ये किया जाता है। और नेक्स्ट इसके आगे देखिए ये दिया गया है लॉ मेकिंग यानी कि कानून बनाना संसद का क्या है पार्लियामेंट का क्या है एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, और इसके बारे में हम क्या करेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें आगे आपको इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट में कौन से लोग होते हैं। पार्लियामेंट में जो लोग हैं मोस्टली पीपल है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि गांव से हो गए, ग्रामीण लोग हो गए, वहाँ के मेंबर्स हैं उनकी संख्या जो है वो पहले से ज़्यादा है। और ज़्यादा उसमें कुछ ऐसे होते हैं रीजनल पार्टीज़ के लोग भी इसमें मेंबर होते हैं, और अब क्या है इसमें वो ज़्यादातर बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो भी ग्रुप्स हैं लोग और पीपल दैट वर टिल नाउ unrepresented as are beginning to get elected to the पार्लियामेंट, और जितने भी ग्रुप्स हैं और जो लोग हैं अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनका अब तक पार्लियामेंट में कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो था वो नहीं था, और वे अब क्या है वो इलेक्शन जीत कर आगे आने लगे हैं। And there are also been an increase in political participation from the Dalit and background classes। जितने भी दलित और बैकग्राउंड क्लास के पॉलिटिशियन जितने भी हैं वो हिस्सेदारी भी अब उनकी इसमें जो है वो बढ़ चढ़ कर आगे इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। और नीचे जो टेबल दी गई है उससे पता चलता है कि अलग अलग ईयर्स में जो है लोक सभा के जो इलेक्शन हुए थे उसमें वोट डालने वालों की जितनी भी पॉपुलेशन थी उसमें ज़्यादातर कितनी थी इसके बारे में इसमें बताया गया है, इस टेबल में बताया गया है। फर्स्ट देखिए लोकसभा का, इसमें लोकसभा के फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ ये सारे इलेक्शंस बताएंगे कब कब कौन से हुए, कब कब हुए और कौन से ईयर में हुए, और इसमें वोटर्स का जो टर्न आउट था वो कितने % था उसके बारे में ये डिटेल दी गई है। फर्स्ट लोकसभा जब इलेक्शन हुए थे 1951 और 52 में, तो इसमें 61.16 थी इसकी वोटर्स की टर्न आउट। फोर्थ में 1967 में हुए थे फोर्थ इलेक्शन और 61.33। फिफ्थ लोकसभा इलेक्शन 1971 जो कि 1971 में हुए थे, तो इसमें वोटर्स की जो थी वो 55.29 थी। और सिक्स्थ लोकसभा इलेक्शन जो कि 1977 में हुए थे और वोटर की टर्न आउट जो थी वो 60.49 थी। और एट्थ लोकसभा इलेक्शन 1984 और 85 64.1। टेंथ लोकसभा इलेक्शन 91 to 92 इसकी जो टर्न आउट थी वो थी 55.88।
और 14th लोकसभा इलेक्शन जो कि 2004 में हुए थे और इसकी वोटर टर्नआउट थी 57.98, और 15th लोकसभा इलेक्शन जो कि 2009 में हुए थे और इसकी वोटर टर्नआउट थी 58.19, और 16th लोकसभा इलेक्शन जो कि 2014 में हुए थे इसकी वोटर टर्नआउट थी 66.4। और इसमें ये देखने को मिलता है कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे लोकतंत्र अपने समाज को क्या करता है, पूरी तरह से पूरे तौर पर सही ढंग से को क्या परफेक्ट रिफ्लेक्शन सोसाइटी को क्या है वो नहीं कर सकता। और ये इसमें ये साफ दिखाई देता है कि जब हमारे हित में, यानी कि जब हमारे इंटरेस्ट में और हमारे जो अनुभव है, एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो एक ग्रुप के व्यक्ति सबके, यानी कि सबके इंटरेस्ट में आवाज़ नहीं उठा सकते। और इसी बात को क्या है ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट ने कुछ सीटें जो थी वो SC और STs के लिए क्या कर दी, उसमें आरक्षित यानी कि रिजर्व कर दी गई। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये जो चुनाव थे उसमें इन चुनाव क्षेत्रों में केवल SC और BC जो हैं वो BC जो हैं आदि उम्मीदवार जो हैं इसमें जीते, और सांसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी जो है वो उसमें हो। और इसमें ये दिया गया है कि इससे उनको ये उम्मीद होती थी कि इसमें उम्मीद की जाती थी कि वो जो हैं दलितों को क्या करें कि उसमें, और उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि जितने भी SC और SC आदिवासी जितने भी ज़िंदगी से जुड़े मुद्दे हैं, उन लोगों से रिलेटेड जो भी हैं मुद्दे हैं, उनको क्या किया अच्छी तरह से इसमें क्या किया जाए, पार्लियामेंट में इनको उस मुद्दों को क्या किया जाए, उठाया जाए। और इसी तरह सिमिलरली इट हैज़ मोर रिसेंटली बिन सुजेस्टेड दैट, और इस प्रकार से महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव उसमें क्या किया गया, पेश किया गया, सजेस्ट किया गया, सुझाव होता है सजेस्ट किया गया। और इस क्वेश्चन पर अभी भी क्या है डिबेट चल रहा है, बहस जारी है। और 60 साल यानी कि 60 ईयर पहले पार्लियामेंट में सिर्फ केवल जो थी वो 4% क्या थी, लेडीज़ थी। और आज भी जो है उनकी जो संख्या है वो है, उनका जो शेयर है वो कितना है, 9%। इससे ज़रा भी ऊपर ही पहुंच, यानी कि इससे थोड़ा सा ही ऊपर पहुंच पाई हैं। और जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी जो है वो औरतों की है, तो ये साफ़ हो जाता है कि पार्लियामेंट में उन्हें बहुत कम जगह मिल रही है। इट इज़ इशू टू दिस काइंड दैट फोर्स द कंट्री टू आस्क सर्टेन डिफ़िकल्ट एंड ऑफन इनसॉल्व क्वेश्चंस। इसी तरह के मुद्दे, इसी तरह के जो इश्यूज़ होते हैं उनकी वजह से आज हमारी देश जो है वो क्या है, एक ऐसी मुश्किल में और ऐसे सवालों से क्या हो रहा है, वो ऐसे क्वेश्चनों से क्या हो रहा है, जूझ रहा है। और क्या हमारी जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसमें क्या वाकई में ही रिप्रेजेंटेटिव हैं या नहीं है, ऐसे सवाल हम इसमें पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने इस कोशिश कर रहे हैं। द फैक्ट दैट वी कैन आस्क दिस क्वेश्चन एंड आर वर्किंग टुवर्ड्स आंसर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड द फेथ दैट पीपल इन इंडिया हैव इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो है वो हम पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो बात है वो क्या है, डेमोक्रेटिक फॉर्म में शासन व्यवस्था की जो ताकत और उसमें इंडिया के लोगों की क्या करते हैं, उसको फेथ को क्या करते हैं, फेथ मतलब आस्था को क्या करते हैं, झलकाते हैं। और